स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत और चीन के बीच विवाद में विदेश मंत्रालय का बयान आया है। इस बयान में ताजा हिंसा में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा, यह साफ कहा गया है। एलएसी पर जो हुआ उससे बचा जा सकता था। बातचीत से विवाद सुलझाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये कहा है भारत के विदेश मंत्रालय ने। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, बताएं। अंजना, इस स्टेटमेंट के अलावा जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है उसके मुताबिक कल देर शाम ये घटना की शुरुआत हुई, जब बातचीत खत्म होने के बाद चीनी सेना की तरफ से गलवान नाला में उनके जो टेंट है उनको आगे खिसकाने की कोशिश हुई और इसी कोशिश को रोकने के लिए भारतीय सेना के जो यूनिट वहां पर थी बिहार रेजिमेंट की, उन्होंने रोकने की कोशिश की। चीनी सेना काफी ज्यादा नंबर में थी और उस दौरान ये घटना हुई। करीब 3 घंटे तक ये घटनाक्रम चला, जिसमें दोनों तरफ का नुकसान हुआ। हमारी तरफ से भी अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है, एक अधिकारी समेत 3 जवानों के शहीद होने की बात सामने आई है, लेकिन दोनों तरफ ये जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। नंबर अभी घायलों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन ने एक तरह से इस पूरे मामले में दोहरी रणनीति अपनाई है। जो बात सामने आई है, जो जानकारी मिल पा रही है, चीन की तरफ से इसकी शुरुआत हुई कल देर बातचीत खत्म होने के बाद देर रात ये घटना की शुरुआत चीन की तरफ से की गई, जब उन्होंने जो टेंट पहले पीछे हटाए थे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसको रोकने के दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ, जिसमें जो पत्थर हैं उसकी मदद से, डंडों की मदद से ये हमला किया गया। चीनी सेना उस दौरान ज्यादा नंबर में थी और उसके बाद जब पीछे से उनके भारतीय सेना की तरफ से मदद भेजी गई तो उसके बाद करीब 3 घंटे के बाद ये पूरा घटनाक्रम कंट्रोल में हुआ। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। उन्होंने बताया ताजा हिंसा में दोनों पक्षों को उठाना पड़ा है नुकसान, ये साफ कहा गया है और इसी के साथ जानकारी दी गई है। इस बीच आपको बता दें, कर्नल संतोष बाबू, पलानी हवलदार और कुंदन ओझा जवान, ये उन 3 शहीद हैं जिनको आज पूरा देश नमन कर रहा है, जिनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बीते दिन शहादत हुई थी। गलवान घाटी में जो भारत और चीन के बीच झड़प हुई उसमें इन 3 कमांडिंग ऑफिसर्स कर्नल संतोष बाबू, पलानी हवलदार और कुंदन ओझा जवान, इन तीनों की मौत हुई है। इन तीनों के बारे में आर्मी की तरफ से जानकारी दी गई, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर की शहादत और 2 और सैनिकों की शहादत की बात थी। यह भी कहा गया है कि भारत ने एलएसी का हमेशा सम्मान किया है और अपनी संप्रभुता से नहीं करेगा कोई भी समझौता हिंदुस्तान। ताजा हिंसा में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है, यह भी साफ कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। और यह भी कहा गया है कि हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हमने एलएसी का हमेशा सम्मान किया है और हम बातचीत से विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन को भी एलएसी का सम्मान करना चाहिए, यह भी कहा गया है। यानी साफ और स्पष्ट शब्दों में हिंदुस्तान ने चीन को बता दिया है कि एलएसी का सम्मान करना होगा। भारत भी करता है, चीन को भी करना होगा। बातचीत से सुलझाया जाएगा, लेकिन अपनी संप्रभुता की हर हालत में सुरक्षा करना भारत जानता है। एलएसी पर 40 दिनों से लगातार तनाव की परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन बीती रात गलवान घाटी पर विवाद हुआ और वो इसलिए क्योंकि चीनी सेना ने हिमाकत की घुसने की। करारा जवाब मिला भारतीय सेना से, लेकिन हमारे 3 जवान शहीद हुए, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। नुकसान उधर भी हुआ। चालीस दिनों से भारत की सीमा में अपनी पैठ की जिद पर अड़ी चीनी सेना ने एक बार फिर धूर्तता दिखा दी। एक तरफ सीमा विवाद पर बातचीत चल रही थी, तो दूसरी तरफ चीनी सैनिकों ने सोमवार की रात अपना असली रंग दिखा दिया। लद्दाख के बेहद बर्फीले इलाके गलवान घाटी में भारत और चीन की सीमाओं पर हिंसक झड़प हो गई।
इसमें भारत के एक कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 सैन्यकर्मी शहीद हो गए हैं। झड़प में कुछ चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है तो 11 चीनी सैनिकों के घायल होने की बात भी सामने आई है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में एक भी गोली नहीं चली। दोनों तरफ से लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। वो जहां पे जो आए हुए हैं और जो उन्होंने वहां से डिसएंगेज करना था वो नहीं किया है, वो अभी भी वहां पे हैं गलवान नदी के अंदर, वहां पे अभी भी हैं परनांगसो के अंदर। पहली बात तो ये है। इससे क्या जाहिर होता है कि जो इनकी स्टेटमेंट्स आई थी, चाहे वो उनके राजदूत जो दिल्ली के अंदर है वहां से आई, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल से चीन से आई, ये एक बात ये है कि हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीन हमेशा जो है ये एक स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन का इस्तेमाल करता आया है। पिछले 5 मई से चीनी सेना गलवान घाटी में भारत की तरफ अपनी घुसपैठ बढ़ाने की फिराक में है। भारतीय सेना चीनी सेना को पीछे धकेलने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन चीन भारत की सीमा पर कमोबेश आज यही हुआ। चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसने पर आमादा थे। भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच तीखी झड़प हुई, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर समेत हमारे 3 सैनिक शहीद हो गए। चीन की सेना ने तो खुलकर कोई बात नहीं की, लेकिन चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि इस झड़प में चीनी सेना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत सोमवार रात को तब हुई जब गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सेना आपस में भिड़ गए और इसमें भारतीय सेना के एक कमांडिंग अफसर और 2 जवानों सहित चीन के भी कई सैनिक मारे गए हैं। गलवान घाटी में भारत चीन की सेनाओं के बीच झड़प की खबर जंगल में आग की तरह फैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। इस बीच सेना प्रमुख MM नरवणे ने अपनी पठानकोट सैन्य स्टेशन की यात्रा रद्द कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरे हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। उधर चोरी और सीनाजोरी दिखाते हुए चीन अब दावा कर रहा है कि हमला भारतीय सैनिकों की तरफ से किया गया। 中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉，再次郑重要求印方切实按照有关精神，严格约束一线部队，不得越线活动，不得挑衅滋事，不得采取任何导致边境局势复杂化的单方面举动。 भारत और चीन की सेनाओं के बीच LAC पर धक्का मुक्की की बात कोई नई नहीं है। कभी डोकलाम तो कभी लद्दाख में ऐसा कई बार हुआ है जब दोनों देशों के सैनिक आपस में टकराए हैं। लेकिन चीन की सेना ने 45 साल पुरानी अपनी गुस्ताखी एक बार फिर दोहराई है। 45 साल पहले 1975 में चीन के सैनिकों ने असम राइफल्स के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। यह हमला उस वक्त हुआ जब असम राइफल्स के जवान भारतीय सीमा में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। हमको इस चीज का हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्लाई चाइना को देना चाहिए और इस चीज का चाइना को जरूर कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे एक कर्नल रैंक का ऑफिसर और हमारे 2 जवान इनको आपने शहीद करवाया है, तो आप ऐसे ही नहीं बच पाएंगे। कोरोना संक्रमण का जनक अब दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय सीमा पर खुराफात कर रहा है। चीन भूल रहा है कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। आज का हिंदुस्तान चीन को उसकी गुस्ताखियों का करारा जवाब देने की ताकत रखता है। चीन की कोई भी गुस्ताखी उसे बहुत महंगी पड़ेगी। लद्दाख से अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। बातचीत हुई थी, समझौता हुआ था, सहमति बनी थी कि दोनों ही तरफ से डी-एस्केलेशन किया जाएगा। फिर आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? चीन ऐसा क्यों कर रहा है? कहां पर यह परिस्थिति बनी है? सब कुछ समझा रहे हैं हमारे सहयोगी राहुल कंवर। ये है जम्मू कश्मीर का नक्शा, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक अक्साई चीन का इलाका है जो कि चीन के नियंत्रण में है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। ये है लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी का इलाका है।
आइए हम आपको दिखाते हैं। जो मेन रोड है वो लेह, जो कि लद्दाख की राजधानी है, वहाँ से निकलते हुए हेमिस मॉनेस्ट्री, जो कि बहुत ही अहम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वहाँ से गुजरते हुए दरबुक तक आती है। दरबुक एक गांव है और यहाँ से शुरू होती है बेहद अहम दरबुक से निकलकर दौलत बेग ओल्डी जाने वाली ये सड़क, जिसको DSDBO रोड कहते हैं। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये शोक नदी के किनारे किनारे बनाई गई है और एक तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी हद तक पैरेलल जाती है। इस सड़क की बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत है क्योंकि जब से ये सड़क बनी, पिछले साल इसका उद्घाटन किया गया, तब से भारतीय सेना के पास ये साधन है कि वो बहुत तेजी से जो अपने हथियार हैं, जो अपने सेनानी हैं, उनको दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचा पाएं, जिसको कि सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, जो कि काराकोरम जो पास है उसके बेहद नज़दीक है। यहाँ से निकलती है गलवान नदी और गलवान नदी आके मिलती है शोक नदी से। यहाँ पर उनका संगम होता है और उसी के बेहद नज़दीक है पेट्रोल पॉइंट 14, जहाँ के मैं आपको और नज़दीक लेके चलना चाहता हूँ। तो ये है दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली DSDBO सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और यहाँ से गलवान नदी आती है और यहाँ पे ये आके शोक नदी से मिलती है और वहाँ पर पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहां पर यह विवाद हुआ है, जहां पर यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर भारतीय सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर और 2 सैनिक कल रात को उनकी मौत हुई। मैं आपको दिखाता हूं कि चाइनीज आर्मी असल में आई कहां से। ये है ह्यूशन बेस, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीनी आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसका ये बटालियन हेडक्वार्टर्स है। वहां से निकलकर 2 चाइनीज पोस्ट हैं, ये 1 और 2, और इस चाइनीज पोस्ट से इस पक्की सड़क के रास्ते 2016 तक चाइनीज आर्मी ने यहाँ तक अपनी पक्की सड़क बना ली थी। उसके आगे कच्चा रास्ता था और इस कच्चे रास्ते के आगे आते आते चाइनीज आर्मी अब गलवान नदी के बीच में नाले के साथ साथ ये पेट्रोल पॉइंट 14 तक आ गई। साधारण तौर पर हमारी जो सेना है उसकी टुकड़ी निकलती है, इन पहाड़ों की पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द गश्त करती है, वापस इस पेट्रोल पोजीशन पे चली अपने बेस पे चली जाती है। चाइनीज आर्मी भी इसी तरह से करती है। उनको फायदा ये है कि उनके यहाँ पे सड़क बनी हुई है तो वो गाड़ी के रास्ते आते हैं, यहाँ पे चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं। इस दफा अप्रैल के आखिर में और मई के शुरू में क्या हुआ कि चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके बैठ गई। अब इसके जवाब में भारतीय सेना ने न केवल यहाँ पर जो टुकड़ी थी बल्कि बाकी भी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और साथ ही साथ जो डिप्लॉयमेंट है उसको मिरर डिप्लॉयमेंट कर दिए, यानी कि जितने चीन की तरफ से डिप्लॉयड हैं, चाहे वो हथियार हो, सैनिक हो, उतने ही भारत ने अपनी तरफ से डिप्लॉय कर दिए। असल में मसला क्या है, ये जो सड़क है DSDBO रोड जिसको कहते हैं, ये बहुत अहम है क्योंकि इससे हम अपने इक्विपमेंट को आगे दौलत बेग ओल्डी ले जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया पिछले मैप पे, चीन की जो सड़क है वो एकदम पेट्रोल पॉइंट 14 के नजदीक तक आती है। हमारी सड़क, ये आपको इस मैप पे तो छोटा लग रहा है लेकिन असल में यहाँ पर 8 किलोमीटर का फासला है। तो हमारे जो सैनिक है उनको पोस्ट से निकलकर पैदल चलते पेट्रोल पॉइंट 14 पे जाना पड़ता है, जबकि चीनी सैनिक मजे से अपनी गाड़ी में आ जाते हैं। तो इंडिया की कोशिश ये है कि उस एडवांटेज को न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारी भी सड़क ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम चाइनीज साइड में नहीं गए हैं जो कि उसकी मीडिया कह रही है और वहां का फॉरेन ऑफिस कह रहा है। हम तो अपनी साइड पे सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो चाइना पहले से ही अपने यहां बना चुका है। जब हमारी सरकार ने नहीं बनाया, अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको चाइना कह रहा है कि आप नहीं बनाइए, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है हम क्यों ना बनाए, हम तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे अपनी तरफ है, ये तो हमारी जमीन है, ये तो विवाद में भी नहीं है। ये है पोस्ट 1, पोस्ट 2। हमारा कहना है आप इस पोस्ट पर रहते, आप अपने पोस्ट पे वापस जाइए, हम अपने पोस्ट पे वापस चले जाएंगे। लेकिन चाइनीज का कहना है कि हमें तो यहीं पे रहना है। ये भारत को मंजूर नहीं है क्योंकि ये जो स्टेटस को बना रहा है अब तक इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच में, उसका ये उल्लंघन है। इसलिए हमारी ये जिद है कि आप जहां पर हैं आप वापस जाइए, हम अपने पोस्ट पर वापस जाएंगे और हमें अपनी तरफ जो सड़क बनानी है वो हम बनाएंगे, उसको बनाने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये कुल मिला के हमने आपको समझाने की कोशिश की कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच में इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर क्या चल रहा है। 40 दिन में सामने आ गई चीन की असलियत। दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से की शुरुआत करें। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। भारत और चीन के बीच जो झड़प चली है इस पर बातचीत की संभावना है। बताया जा रहा है इस पर चर्चा हो सकती है। अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक चल रही है इस वक्त।
प्रधानमंत्री निवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और माना जा रहा है भारत चीन के बीच जो झड़पें हुई हैं और जो परिस्थिति बनी हुई है उस पर चर्चा होगी। बातचीत पर बातचीत, कई दौर की बातचीत, लेकिन इसके बाद भी 40 दिन बाद चीन की असलियत सामने आई है। भारत लेकिन 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा, ये कहा है भारत के विदेश मंत्रालय ने। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। ये एक बहुत ही सक्षम, एक मजबूत सेना और एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बहुत ही समर्पित भारत है। भारत के बदलते तेवर और बढ़ती ताकत दिखी पूर्वी लद्दाख में। हिंदुस्तान जब कोरोना से अपनी निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था, उसी वक्त चीन के चुपके से लद्दाख में घुस आने पर हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखा दी। 5 मई से लेकर अब तक चीन ने बंदर घुड़की देने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारत ने बता दिया कि अगर चीन 1962 में जी रहा है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम ये बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक तरफ फौजी तैनाती, दूसरी तरफ बेहद सख्त बातचीत में हिंदुस्तान ने बता दिया कि भारतीय सेना अपनी सरहद पर किसी धोखे के लिए 1 इंच भी जगह छोड़ना नहीं चाहती। लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन को बराबरी की टक्कर देने के लिए सेना की तैनाती बढ़ गई। Fights resulting in death has not taken place. It's a very serious matter, and this serious matter needs to be communicated in strongest terms, strongest military terms to China, that if you resort to such activities, we will give a befitting reply to China, and that message should be driven home very quickly and very strongly. भारत के लिए चीन की हर चाल पर सतर्क रहना स्वाभाविक है। खुफिया जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा के उस पार लद्दाख से लेकर उत्तराखंड और सिक्किम तक चीन अपने इलाके में सैनिकों को इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए बातचीत के बीच भी भारत ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चीन से बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि पेंगोंग त्सो झील, दौलत बेग ओल्डी और देमचौक में वो इंच भर पीछे नहीं हटेगा। साथ ही चीन को फिंगर 4 से हटकर फिंगर 8 पर जाना ही होगा। साथ ही वो अपने तमाम सैनिकों को भी पीछे ले जाए। यहाँ चीन को भारत की ओर से सड़क बनाने पर मिर्ची लग गई थी। उसने दरबुक श्योक, दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली एक और सड़क बनाने पर भी टांग अड़ा दी, लेकिन भारत ने चीन की परवाह करना बंद कर दिया है। आवश्यकता है तो हमें एग्रेसिव पोस्चर इख्तियार कर लेना चाहिए। अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2013 तक बार बार कभी भी हमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इंट्रूशन नहीं किया, चाइना ने किया, और करीब 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना ने ले लिया। लद्दाख में मौजूद 3 इन्फेंट्री डिवीजन के अलावा 2 और ब्रिगेड भेजी गई। ये वो ब्रिगेड है जो हर साल ऊंचे पहाड़ों पर युद्धाभ्यास के लिए जाती है। उधर हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर दिया गया। हाल ही में वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने हालात की जानकारी लेने के लिए फॉरवर्ड पोजीशंस का दौरा किया। उत्तराखंड में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। गढ़वाल और कुमाऊं सेक्टर में सरहद पर सैनिकों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। Recent behavior of Chinese troops, their deployment and aggression is displayed by China in general can be attributed to their global isolation. They feel India can play a very large part in Chinese isolation globally, and they want to show us our place. What I would like to tell the Chinese is that you can't show a country of our size and our strength its place. We know very well where we stand in international community. दरअसल चीन की सेना उत्तराखंड के बाराहोती के उस पार लगातार अपने हेलीकॉप्टर भेज रही है। गढ़वाल सेक्टर के आखिरी शहर के उस पार 30 किलोमीटर दूर चीन ने एक बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। उधर सिक्किम में भी चीन नाकुला में दबाव बढ़ाता दिख रहा है। ऐसे में वहां भी अतिरिक्त ब्रिगेड भेजी जा रही है। लद्दाख से अरुणाचल तक
चीन अपने असली रंग में आ गया है, लेकिन बॉर्डर पर उससे दो हाथ करने की ताकत भारत में भरपूर है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन की चाल लेकिन सिर्फ एलएसी पर नहीं रुक रही, वो नेपाल को भी भड़का रहा है। 208 साल पुराना भारत और नेपाल का रिश्ता वहां भी भेद पैदा करने की फिराक में है। चीन की चालाकी को नेपाल ने भारत से दोस्ती को दगा देने का हथियार बना लिया और चीन की वो कूटनीति आज भारत के साथ नेपाल के सीमा विवाद के रूप में खड़ा हो चुका है। जिस वक्त भारत पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ का जवाब दे रहा था, उसी दौरान नेपाल ने एक ऐसा नक्शा जारी कर दिया जो भारत के साथ संबंधों पर धोखे का नया वकालतनामा साबित हुआ। 18 मई को जारी नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका दिखाया। भारत ने उसको बिल्कुल भाव नहीं दिया तो नेपाल प्रलाप करने लगा। कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिएको छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के मकसद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया था, जिसके 15 दिनों के अंदर नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा निकाल दिया। यहाँ तक कि उस नक्शे को सबूत मानने के मकसद से नेपाल सरकार ने 9 लोगों की एक कमेटी बना दी। तो दूसरी तरफ बिहार से सटे बॉर्डर पर नेपाली खुराफात बढ़ गई। दरअसल नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी ओली चीन के काफी करीब माने जाते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है और नेपाल में ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सत्ता में है। नेपाल और भारत के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो राजा थे नेपाल के, उनको एक जो रॉयल फैमिली मैसेकर में वो मारे गए। उसके बाद नेपाल के अंदर माओवाद इंसर्जेंसी जो चाइना से स्पॉन्सर्ड थी 2006 तक चली और उसके बाद जब टॉक्स हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो इस माओवादी इंसर्जेंसी से ही बाहर आई थी वो आज की डेट में पावर है। चीन ने एक तरफ लद्दाख में भारत से पंगा लिया तो दूसरी तरफ नेपाल को उकसा दिया, जिसने सुगौली संधि के हवाले से भारतीय भूखंड को अपना बताना शुरू कर दिया। नेपाल और भारत के बीच करीब 1880 किलोमीटर सीमा खुली हुई है। दोनों देशों में 98% सीमा पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा में नेपाल तनाव पैदा कर रहा है। माना जा रहा है कि ये इलाका 370 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1816 में ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच सुगौली संधि हुई थी, जिसमें बिहार का तिरहुत वाला इलाका भारत में आया और बदले में विराटनगर जैसा मैदानी इलाका नेपाल को मिला। साथ ही कालापानी से निकलने वाली महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच सीमा का आधार बनाया गया। लेकिन नेपाल अब विवाद कर रहा है कि नदी की भारत के तरफ वाली तीसरी धारा तक उसका इलाका है, जबकि उसका इलाका पहली धारा तक ही सिमटी है। लेकिन नेपाल को न तो इतिहास की परंपरा दिखती है, न भूगोल की लकीरें। सुगौली संधि के तहत काली नदी के पूर्व के सभी भूभाग नेपाल के हैं और 1960s तक हमने उस जगह वहाँ के बस्तियों से, वहाँ के गांवों से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। वहाँ आम चुनाव हुआ था 1959 का और नेशनल सेंसस भी हुआ था। चीन की शह पर चलने वाली नेपाल सरकार का विरोध नेपाल में ही होने लगा। वहाँ की समाजवादी सांसद सरिता गिरी ने नेपाल के झूठ का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट तक की गई। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया। भारत के साथ नेपाल का ऐतिहासिक नाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ा है। यही वजह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत दौरे पर आए थे तो भारत के बाद वो सीधे नेपाल गए थे।
ये बीते 23 साल में नेपाल में किसी चीनी राष्ट्रपति का पहला दौरा था। नेपाल दौरे में जिनपिंग ने 20 समझौते और 50 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया था। लेकिन 50 करोड़ डॉलर की कीमत पर नेपाल उस रिश्ते को मारने चला है जो प्रधानमंत्री मोदी नेपाल से जोड़कर आए थे। सोमनाथ से भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। आज तक ब्यूरो। चीन एक तरफ नेपाल को भड़का रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ मिलकर ये साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है। दिखाएंगे आपको पाक और चीन की ये मिली भगत। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। वजह एक नहीं कई है। एक तो अनुच्छेद 370 का कश्मीर से हटना, पाकिस्तान चीन सब बौखलाए हुए हैं। दूसरी तरफ पीओके और अक्साई चीन को लेकर हिंदुस्तान का रुख। इसीलिए ये पाक और चीन की मिली भगत। चीन के साथ दोस्ती को बेहद घनिष्ठ बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन चीन एक ऐसा दोस्त है जो नारियल पानी भारत का पीता है और खून भी भारत का ही बहाना चाहता है। इसके लिए उसका साथ अक्सर पाकिस्तान की पीठ पर रहता है। कभी जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।